नमस्कार। नर्सरी डेवलपमेंट की कड़ी में आगे आते हैं। टाइप्स ऑफ नर्सरी को देखने के बाद आगे आते हैं हम नर्सरी का एरिया। तो आगे अब टाइप्स ऑफ नर्सरी, कितने तरह की नर्सरी होती है और किस प्रकार से हमको किस तरह की नर्सरी को डेवलप करना है, तो उसके लिए अब हमको एरिया डिसाइड करना होता है कि नर्सरी का एरिया कितना बड़ा होना चाहिए। तो एरिया जो है वो वहाँ पर किस तरह की प्रजाति या ट्रांसप्लांट्स या फिर साधारण पौधों की आयु और ट्रांसप्लांट्स की संख्या, अर्थात क्यारियों में पौधे कितनी बार उगाए जाएंगे और पुनरुत्पादन क्षेत्र का क्षेत्रफल, अंतराल आदि पर निर्भर करता है। नर्सरी का क्षेत्रफल प्रत्येक परिस्थिति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, अतः आवश्यकताओं को देखकर इसकी गणना की जाती है कि किस प्रकार के प्लांट्स लगाने हैं, प्लांट्स कितनी संख्या में लगाने हैं और नर्सरी किस टाइप की है, परमानेंट है या टेम्परेरी है या किस टाइप की नर्सरी है। उन सब को देखते हुए नर्सरी का एरिया डिसाइड किया जाता है। एरिया डिसाइड करने के बाद जो स्थान चुना होता है, जो स्थान हमने चुना है, तो चुने हुए स्थान में उतना क्षेत्रफल छांटकर उसके चारों ओर बाड़ लगानी चाहिए। परमानेंट नर्सरी में, टेम्परेरी नर्सरी में इसकी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो प्लांटिंग एरिया के आसपास ही डेवलप की जाती है। परमानेंट नर्सरी में इसकी आवश्यकता होती है। तो फैंस को लगाने के लिए लगाने से जो वहाँ पर पशुओं के से जो नुकसान होता है, पशुओं से होने वाला नुकसान और विंड इरोशन से बचा जा सकता है। तो नर्सरी के स्थान को चुनने के बाद हमें उसके चारों ओर, उस चुने हुए स्थान के चारों ओर फैंस लगा देनी चाहिए। उसके बाद अब जो बात आती है कि स्थान का चुनाव हो गया, एरिया उसका डिसाइड हो गया। अब उसके बाद वहाँ पर हमको किस तरह से क्यारियाँ तैयार करनी होती, नर्सरी बेड तैयार करना होता है सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए, सोइंग करने के लिए, सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए। तो प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड्स, नर्सरी बेड किस तरह से तैयार किए जाते हैं। तो नर्सरी बेड्स तैयार करने का मतलब है लैंड से वीड्स, स्टम्प्स, स्टोन्स, पीबल्स आदि को वहाँ से हटाना होता है और उसे बीज बोने के लिए तैयार करना होता है। नर्सरी बेड्स 3 विभिन्न तरीकों से तैयार किए जाते हैं। पहला है सनकन बेड, दूसरा लेवल बेड, और इसे फ्लैट नर्सरी बेड भी कहा जाता है, लेवल बेड को। और तीसरा है रेज्ड बेड, रेज्ड नर्सरी बेड्स। सबसे पहले आते हैं हम सनकन नर्सरी बेड्स। तो इस प्रकार के बेड मुख्य रूप से विंटर सीजन में बनाए जाते हैं और ड्राई और विंडी एरियाज़ में ही बनाए जाते हैं। नर्सरी बेड्स तैयार करना यानी, सबसे पहले हम देखें नर्सरी बेड्स क्या होते हैं। तो नर्सरी बेड्स तैयार करना यानी कि जिस प्रकार से हम खेतों में सोइंग करने के पहले मिट्टी को ऊपर नीचे करके और उसको तैयार करते हैं, तो उसी प्रकार से नर्सरी में भी हमको जहाँ पर सोइंग करनी होती है, सीड्स की प्लांटिंग करनी होती है, तो हमको पहले से ही वहाँ पर उस मिट्टी को तैयार करना होता है नर्सरी की। तो तैयार करने के लिए हम नर्सरी बेड्स, उसको हम नर्सरी बेड्स तैयार करना कहते हैं। तो जो सनकन नर्सरी बेड्स हैं ये ड्राई और विंडी एरियाज़ में बनाए जाते हैं और स्पेशली विंटर सीजन में बनाए जाते हैं। इसमें सॉइल को पेस्ट और डिसीज से मुक्त करने के लिए सॉइल का स्टरलाइजेशन, सोलराइजेशन द्वारा या फिर केमिकल्स के द्वारा किया जाता है और सॉइल से हम मिट्टी, वहाँ पर पत्थर और वीड्स और इन सब को हटा दिया जाता है। सॉइल में रोटन फ्रॉम यार्ड मैन्योर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना होता है। ड्राई एरियाज़ में बेड्स जो हैं वो ग्राउंड लेवल से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर बिलो, नीचे, मतलब ग्राउंड लेवल जो है उससे इतना नीचे खोदकर तैयार 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे तक हम उनको बनाते हैं नर्सरी बेड्स को।
इसके अंदर इरिगेशन वाटर के लिए डिपोजिशन व रेन वाटर को लंबे समय तक आसानी से प्रोवाइड कर सके, ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं। फिर सनकन बेड जो है वो ठंडी हवाओं से सीडलिंग्स को बचाने के लिए पॉलीथीन शीट्स के द्वारा कवर्ड किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो लेवल नर्सरी बेड्स हैं। सॉइल को स्टरलाइज किया जाता है और आवश्यकता अनुसार मैन्योर और फर्टिलाइज़र मिलाए जाते हैं इसके अंदर। और इस प्रकार के बैड्स जो हैं वो समर और विंटर में तैयार किए जाते हैं ताकि वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं रहती है। तो रैनी सीज़न होगी नहीं तो वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी। इस तरह के बैड के लिए सैंडी और सैंडी लोम सॉइल का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त होती है इस तरह के बैड के लिए। फील्ड को छोटे साइज़ के प्लॉट में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक बैड के चारों ओर रिजेस बनाई जाती हैं और 2 रोज के बीच में इरिगेशन चैनल बनाई जाती हैं, जिससे प्रत्येक बैड आपस में जुड़ी रहती हैं। और ये इस प्रकार का जो बैड है वो बहुत ही सरल प्रकार का नर्सरी बैड होता है और इसको उपयोग करने में भी आसानी होती है। इसके बाद जो है वो है रेस्ड नर्सरी बैड। तो इस प्रकार के ये जितने भी तरह के बैड्स बनाए जाते हैं, नर्सरी के बैड जितनी तरह के तैयार किए जाते हैं, उनमें सभी में सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि वीड्स है, स्टोन, पीबल्स, स्टम्प्स, इन सब को वहाँ से उन सब का वहाँ से हमको हटाना होते हैं, उन सबको सफाई करनी होती है वहाँ पर उनकी। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें उस मिट्टी में नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से हम हटा देते हैं। और सॉइल का स्टरलाइजेशन किया जाता है। और स्टरलाइजेशन या तो हम सोलर तरीके से कर लेते हैं या फिर अलग अलग तरीके जो आगे हम देखेंगे। फिर रेज्ड नर्सरी बेड, तो इस प्रकार के बेड जो है वो रैनी सीजन में तैयार किए जाते हैं और इसमें सॉइल को लेवल्ड करके वीड्स, स्टोन, स्टम्प्स आदि से मुक्त किया जाता है और 5 से 10 किलो पर स्क्वायर मीटर से रोटन फार्मयार्ड मैन्योर मिलाया जाता है। इस प्रकार के बेड ग्राउंड से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, जिनकी विड्थ लगभग 1 से लेकर 1.5 मीटर और लेंथ जो है वो 3 से 5 मीटर तक होती है, जिससे पानी का ड्रेनेज ठीक रह सके। इनको ऊंचाई पर बनाया जाता है और रेनी सीजन में बनाया जाता है। तो रेनी सीजन में यदि ज़्यादा बारिश हो जा रही है तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो सकती है, इसलिए इनको ऊंचाई पर 15 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से करीब 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बनाया जाता है, जिससे कि पानी का ड्रेनेज ठीक से हो सके, वाटर लॉगिंग ना हो। 2 रोज के बीच में लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की स्पेस रखी जाती है, जिससे कि कल्चरल प्रैक्टिस आसानी से हो सके। तो इस प्रकार से नर्सरी बेड्स तैयार किए जाते हैं। नर्सरी बेड्स तैयार करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस रखी जाती हैं जो इस प्रकार से हैं। प्रिकॉशंस जो है वो यूनिफॉर्म और हेल्दी सीडलिंग्स प्राप्त करने के लिए नर्सरी बेड बनाने में कई सावधानियों का रखना जरूरी है। नर्सरी बेड में प्रॉपर न्यूट्रिशन, मॉइस्चर, एरेशन आदि इम्पोर्टेंट फैक्टर समुचित मात्रा में होने चाहिए, जो कि सीडलिंग की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। नर्सरी बेड सदैव फर्टाइल सॉइल में तथा जिसमें उचित ऑर्गेनिक कंटेंट हो और प्रॉपर ड्रेनेज की सुविधा हो, ऐसी जगह पर ही बनाने चाहिए। सॉइल बर्न इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सॉइल को पेस्टिसाइड या फिर स्टरलाइजेशन इस तरह का कोई ट्रीटमेंट देना चाहिए। मतलब इस तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, वो ध्यान में रखते हुए नर्सरी बेड को तैयार करना चाहिए। नर्सरी बेड की विड्थ 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और लेंथ लैंड की स्लोप के आधार पर ही होनी चाहिए। तो
तो ये कुछ प्रिकॉशंस है नर्सरी बेड्स को तैयार करने में ध्यान में रखना चाहिए। अब नर्सरी बेड्स तैयार करने के लिए हमने सॉइल से पीबल्स और ये सारे हटा दिए हैं। अब सॉइल वहाँ पर सोइंग के लिए तैयार है। उसके पहले हमको सॉइल ट्रीटमेंट देना होता है, ताकि सॉइल में हम सॉइल ट्रीटमेंट देते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट क्या है? तो सॉइल में नर्सरी बेड्स के लिए हमने जो मतलब जो क्यारियाँ बना ली हैं, या जो बेड्स हमको वहाँ पर जहाँ तैयार करने हैं, तो वहाँ पर से हमको क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमने वीड्स और पीबल्स और ये सारी चीज़ें हटा दी थी। उसके बाद अब जो सॉइल बची है, सॉइल में वीड सीड्स, निमेटोड्स, फंजाई, बैक्टीरिया, मतलब काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको दूर करना ज़रूरी होता है। तो इनको दूर करने के लिए सॉइल को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सॉइल ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाएगा? तो सबसे पहले आते हैं हम हीट ट्रीटमेंट। अब सॉइल को हीट ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाता है? तो सॉइल को हाई टेम्परेचर के द्वारा ट्रीट किया जाता है, जिससे सॉइल में मौजूद सभी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह सॉइल को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, हीट ट्रीटमेंट, और हीट ट्रीटमेंट लगभग मतलब 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रखा जाता है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट को हम कहते हैं सॉइल स्टरलाइजेशन। और हीट ट्रीटमेंट हम सोलराइजेशन के द्वारा दे सकते हैं, या फिर स्टीम के द्वारा दे सकते हैं। तो सोलराइजेशन के द्वारा किस तरह से दिया जाता है? तो मई जून में जो हम नर्सरी बेड्स तैयार करते हैं, तो मई जून में हम वहाँ पर से ही सारी पीबल्स और सब हटा देते हैं। उसके बाद मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया जाता है खोद कर, और फिर मई जून में उसको ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है। तो और शेड वगैरह यदि नर्सरी में डाल रखें तो वो भी हटा दिए जाते हैं। तो सोलर एनर्जी के द्वारा सॉइल का टेम्परेचर लगभग मतलब इस तरह से हमको वहाँ पर बेड्स तैयार करने होती है कि सॉइल जैसे हम कह रहे हैं कि वहाँ पर सोलर एनर्जी प्रॉपर मिलती रहे, सनलाइट प्रॉपर मिलती रहे। तो इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि सनलाइट जो है वो सीधी वहाँ पर बेड्स पर पड़े, तो जिससे सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, लगभग 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ हो जाए, इतना टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारे सॉइल के अंदर जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक तरह से ट्रीटमेंट और दे सकते हैं, वो है स्टीम ट्रीटमेंट। तो स्टीम ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से देते हैं कि जो सीड्स जो हम मिट्टी वहाँ पर जो तैयार करते हैं, वहाँ पर हम पूरा प्रॉपर शेड वगैरह डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पर स्टीम को ऐसी पाइप्स के द्वारा स्टीम को पास आउट किया जाता है। मतलब हॉट वाटर को उसमें से पाइप से पास आउट किया जाता है, और जिससे कि अंदर की जो वहाँ की जो मिट्टी है वो गर्म हो सके, और गर्म होने के बाद उसमें इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए कि 47 लगभग 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, जिससे कि वो मिट्टी में जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नष्ट हो जाए। इसके बाद फ्यूमिगेशन किया जाता है, और फ्यूमिगेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मतलब जर्म फ्री करने के लिए सॉइल को फ्यूमिगेशन किया जाता है। तो फ्यूमिगेशन के लिए हम फॉर्मलिन सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। अब ये फ्यूमिगेशन हम किस तरह से, हम डायरेक्ट सॉइल में तो फॉर्मलिन नहीं डाल सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 37% फॉर्मलिन सॉल्यूशन लिया जाता है, और जो नर्सरी बेड्स तैयार किए हैं उसके ऊपर पॉलीथीन शीट्स डाल दी जाती है, मोटी मोटी वाली, और उसके ऊपर हमको फॉर्मलिन का स्प्रे कर दिया जाता है। फॉर्मलिन मतलब ऐसे डाल दिया जाता है सॉल्यूशन वहाँ पर, और उसको कवर्ड कर दिया जाता है, तो जिससे उसमें से फ्यूम्स तैयार होती हैं, और सॉइल तक पहुँचती है, और सॉइल को जर्म फ्री करती है।
और फिर कुछ समय के बाद उसको शीट को हटा दिया जाता है। तो सॉइल इस तरह से फ्यूमिगेट हो जाती है और फ्यूमिगेशन के द्वारा हम स्टरलाइज कर सकते हैं सॉइल को, जर्म फ्री कर सकते हैं। फिर फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है जिससे कि वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको नष्ट किया जा सके। अब सॉइल इस तरह से सॉइल का स्टरलाइजेशन हो जाता है, सीड बेड तैयार हो गया। सीड बेड तैयार होने के बाद अब हमको नर्सरी बेड्स तैयार हो गए जिसमें हम सोइंग कर सकते हैं। तो सोइंग करने के पहले हमको सीड को ट्रीटमेंट देना होता है क्योंकि सीड्स में भी सीड की सरफेस पर और इंटरनल भी कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिसीज़ हो सकती है सीड को, जिससे कि जो प्लांट डेवलप होगा, जब सीड जर्मिनेट होगा तो जो प्लांट डेवलप होगा वो डिसीज प्लांट होगा जो कि हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो उस सब से बचने के लिए हम सीड्स जो है उनको ट्रीट करते हैं। सीड्स एक अच्छी क्रॉप की बैकबोन होते हैं और सीड हेल्दी व हाई यील्डिंग होना चाहिए। सोइंग के पहले ट्रीटमेंट देना इसलिए ज़रूरी होता है। तो सीड में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो 3 तरह से दिया जाता है। 3 तरह के सीड ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है जनरली। डिसइंफेस्टेशन, डिसइंफेक्शन और सीड प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम आते हैं डिसइंफेस्टेशन। यहाँ पर हम केमिकल का उपयोग किया जाता है जो कि सीड की सरफेस पर उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करते हैं और इसके लिए जनरली कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का 2% सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा है डिसइंफेक्शन। तो सीड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हटाने के लिए हम हॉट वाटर, फॉर्मल्डिहाइड और एरेटेड स्टीम का उपयोग करते हैं। हॉट वाटर और एरेटेड स्टीम लगभग टेम्परेचर यहाँ पर 47 से 57 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ट्रीट किया जाता है और इसको हम ट्रीट किया जाता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर सीड के अंदर जो प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कॉज कर सकते हैं वो नष्ट हो सकते हैं। इसको हम थर्मोथेरेपी भी कहते हैं। सीड प्रोटेक्शन, इसके लिए फंजीसाइड जैसे थायरम, कैप्टन, बावास्टीन, वीटावैक्स आदि का इस्तेमाल किया जाता है और इनको लगभग 2.3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से उपयोग किया जाता है सीड प्रोटेक्शन की विधि में फंजीसाइड के द्वारा। मतलब यहाँ पर फंजीसाइड से हम सिर्फ फंगाई को नष्ट कर सकते हैं। डिसइंफेक्शन के अंदर हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नीमेटोड्स हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई है जो सीड्स को नुकसान पहुंचाती है उनको नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद सोइंग की बात आती है। अब सीड सॉइल तैयार है, सीड भी तैयार हो गए, तो सोइंग हमको इनमें किस प्रकार से की जाती है? तो हम 2 प्रकार से सोइंग कर सकते हैं। एक लाइन सोइंग होती है, दूसरी इन प्लग ट्रे में की जाती है। तो लाइन सोइंग के अंदर हम क्या करते हैं, बड़े बड़े बीज और साधारण आकार के बीज को क्यारियों में लाइन में बोए जाते हैं। क्यारियाँ जो बनाते हैं उसके अंदर हम रिच और ग्रूव्स बनाते हैं। तो रिच पर हम यहाँ पर लाइन में इनको बो देते हैं। लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। लाइन सोइंग मेथड से प्रत्येक सीड को एक इंडिपेंडेंट स्पेस मिलती है जिससे उसकी ग्रोथ हेल्दी व तेज़ी से होती है। इन प्लग ट्रेस, तो प्लग ट्रेस में क्या होता है, हाई वैल्यू वाले और हाइब्रिड सीड्स को प्लग ट्रे में सोइंग की जाती है और ओपन फील्ड नर्सरी बेड में इनकी सोइंग नहीं करते हैं। प्लग ट्रे में क्या होता है, ये प्लग ट्रे जो होती है वो सॉफ्ट प्लास्टिक की बनी हुई होती है और इनके अंदर शॉलो प्लग्स होते हैं जिसके अंदर प्लांटिंग मीडियम यानी कि कॉकपीट भरा होता है
और इस कॉकपीट के अंदर हम सीड्स को डाल देते हैं और जर्मिनेशन के लिए मतलब सोइंग कर देते हैं एक तरह से। तो इस तरह से ये सोइंग कर सकते हैं हम। तो ये नर्सरी बेड तैयार करना, सीड ट्रीटमेंट किस तरह से देना, मतलब डिसीज़ फ्री प्लांट हमको तैयार करना है तो वो किस तरह से करना है, और फिर सोइंग किस तरह से करना है। अब इसके बाद हम आएंगे कि प्लांटिंग, अब सोइंग के बाद जो प्लांट्स तैयार हो गए उनको हम किस तरह से, जो प्लांटिंग्स हैं उनको किस तरह से हम लेंगे और उनको फिर ट्रांसप्लांट किस तरह से करेंगे, वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।